सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। मैं नागेश कुमार सिंह आप सभी प्यारे साथियों का डीएल एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वह है इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग की क्लास। ये आपकी लाइव क्लास है और इसमें हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का कैसे आपको आंसर देना है, उन क्वेश्चंस को कैसे आप किस तरह से एग्जाम में लिखना है जिससे आपको बेहतरीन नंबर मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको क्या है भाई कि जितनी भी आपका क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन को बाकायदे हेडिंग वोडिंग डाल करके लिखेगा जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके एग्जामिनर के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरणों के साथ पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की व्याख्या कीजिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, पहले तो इनकी परिभाषा दे दो और परिभाषा के साथ साथ इनके बारे में आप कुछ बताओ, यानी इनकी व्याख्या कर दो और फिर क्या करो, इनके एग्जाम्पल को यानी इनके उदाहरण को दो। तो बात आती है सबसे पहले किसकी भाई, सबसे पहले बात आती है अपरंपरागत स्रोत। और परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? नाम से क्या लग रहा है? एक नाम और आपको आएगा एग्जाम में, परंपरागत। एक नाम और आपको एग्जाम में मिलेगा, परंपरागत और अपरंपरागत। इसका मतलब क्या है? परंपरागत और अपरंपरागत, नाम से ही लग रहा होगा आपका परंपरागत, यानी ये सीमित है। कौन सीमित है भैया? परंपरागत जो है ये आपका सीमित है। अपरंपरागत का मतलब क्या होता है? जो सीमित मात्रा में न हो। अपरंपरागत का मतलब होता है जो सीमित मात्रा में न हो। तो सीमित मात्रा में कौन सी एनर्जी नहीं होती भाई? तो सीमित मात्रा में सोलर एनर्जी नहीं होती जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो लहरें उठती हैं, जो ज्वारीय ऊर्जा होती है, वह आपका जो है वह परंपरागत नहीं है। वो क्या भाई? वो अपरंपरागत, क्योंकि हमेशा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बना रहेगा आपका चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। उसी तरह से बात करें आपका जो आपका वर्षा है, वर्षा का जो जल है वो हमेशा होगा। और जब वर्षा का जल हमेशा होगा आपका, तो जो भी डैम है, डैम से जो भी पानी आपका गिरेगा उस पानी को पेनस्टॉक्स के द्वारा गुजार करके आपका जब टरबाइन को चलाया जाएगा तो उससे भी जो एनर्जी निकलेगी वो भी क्या है भैया? अपरंपरागत है, जो कभी खत्म ना होने वाली हो। यानी ऐसी ऊर्जा जो कभी नष्ट ना हो, जो हमेशा आपका क्या भैया, हमेशा उसका रूप जो है वो प्राप्त होता रहे, जो हमेशा नवीनतम रूप में प्राप्त होती रहे, निरंतर प्राप्त होती रहे, ऐसी ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसी को क्या कहते हैं भाई? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूस्मी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और द्रवीय ऊर्जा। ये सभी जो ऊर्जाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये ऊर्जाएं आती हैं आपका किसके अंतर्गत? तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत, यानी जो कभी नष्ट न होने वाली ऊर्जा स्रोत है। और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जाना जाता है, या इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के भी नाम से जानते हैं। तो आप चार नाम याद रखिएगा। पहला नाम क्या रखना है याद? आपको नाम याद रखना है अपरंपरागत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत को ही कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स। इन तीनों नामों से इसे क्या किया जाता है भाई? जाना जाता है। इसी तरह से बात करें तो यहां अपरंपरागत का मतलब यह है गैर पारंपरिक ऊर्जा। नाम से ही लग रहा अ का मतलब गैर। और दूसरी बात करते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, यानी ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसकी आपूर्ति क्या है, कभी भी खत्म हो सकती है। जैसे कोयला है, कोयले को अगर हम लगातार यूज करें, कोयले का लगातार दोहन करें, तो ये जो आपकी एनर्जी है वो बहुत जल्द क्या हो जाएगी भाई? समाप्त हो जाएगी। जो आपका खत्म हो जाए, जो आपका फिर से हमें प्राप्त ना हो सके, ऐसी ऊर्जा स्रोत को ही कहा जाता है परंपरागत, जिसकी मात्रा सीमित हो आपका, तो उसे कहा जाता है भाई क्या? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में जैसे आपका क्या आएगा भाई? कोयला आएगा, तेल आएगा, पेट्रोलियम आएगा। तो ये क्या है भाई? ये है आपका, इन्हें कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और इसे कहा जाता है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी जिसे दोबारा रिफॉर्म न किया जा सके, जिसे दोबारा आपका प्रयोग में, यानी जो हमें दोबारा न मिल सके, उसी को कहा जाता है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, या इसी को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स।
तो आप ये चारों नाम जानते रहिएगा। इन चारों नामों में से किसी भी नाम में आपका किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला का ब कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन के ब्लॉक आरेख को ड्रा कीजिए और उसके भागों के नाम बताइए। यानी सिर्फ इतना ही कहा है आपसे कि थर्मल पावर सब स्टेशन का ब्लॉक डायग्राम जो है वो ड्रा करना है और उसके भागों के नाम बताना है। तो यही इतना ही करने से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, इस क्वेश्चन में पूरी व्याख्या कर दी गई है थर्मल पावर प्लांट की, कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, कैसे कार्य करता है। तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी, बस जितना आपसे क्वेश्चन पूछे उतना ही करो आप। इसमें बोला है कि थर्मल पावर स्टेशन के ब्लॉक डायग्राम को ड्रा करिए, तो आप थर्मल पावर स्टेशन के ब्लॉक डायग्राम को बना देना, उसके भागों के नाम बताइए। तो जो भी आपका डायग्राम होगा, जैसे ये आपका इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, इसने अपने क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाया है, तो ये डायग्राम बना दिया गया। इस डायग्राम को नीचे क्या करिएगा, इसके सभी एक एक करके नामों को लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम, फिर ये फिगर आप बना देंगे। इस फिगर को बनाने के बाद आप क्या हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे जो इसमें दूसरा पूछा गया क्वेश्चन, उसके भागों के नाम बताइए। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे थर्मल पावर प्लांट के भाग, और भाग लिखने के बाद क्या करेंगे, भाग लिखने के बाद आप इन जो भी नाम है इन नामों को क्या करेंगे भाई, उसमें मेंशन करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक भाई। तो चलिए हम थर्मल पावर प्लांट के ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं। यह है हमारा थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम। हालांकि हमने पढ़ाया भी है आपको थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम, और थर्मल पावर प्लांट का जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, हम आपका अपने चैनल के अपने आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थर्मल पावर प्लांट के जो हमारे लेक्चर हैं उनको आप देख लीजिएगा, वहां से आपका अच्छे तरीके से थर्मल पावर प्लांट क्लियर हो जाएगा। देखो थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है आपका, कि थर्मल पावर प्लांट में आपका हमें मुख्य आवश्यकता किस बात की होती है, हम थर्मल पावर प्लांट को इस तरह से पढ़ा दे रहे हैं कि इसमें आपसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो पहला ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है, आप यहां से ये ब्लॉक डायग्राम ले लेना, ब्लॉक डायग्राम 4 बार 6 बार बना करके रट लेना। थर्मल पावर प्लांट से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आना फिक्स है, ये मैं अभी लिख के दे रहा हूं। थर्मल पावर प्लांट जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है इससे। तो ब्लॉक डायग्राम तो ये हो गया, इसको बना लेना। दूसरा पूछा जाता है आपका कि थर्मल पावर प्लांट के लिए आवश्यक कौन कौन से घटक हैं, थर्मल पावर प्लांट को कहां बनाया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट को बनाने के लिए जो हमारे पास बेसिक चीज है वह है आपका कि यह जो होना चाहिए, यह आपका जो हमारा भार बिंदु है उस भार बिंदु के केंद्र में होना चाहिए। यानी जो हमारा लोड है उस लोड के सेंटर में यह सब स्टेशन होना चाहिए। यानी थर्मल पावर प्लांट जो है, ये पावर प्लांट कहां होना चाहिए, तो यह आपका लोड के सेंटर में होना चाहिए, इसकी पहली आवश्यकता। दूसरा, वहां जमीन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन जो होना चाहिए वो अच्छी तरह से होना चाहिए। यानी हमें अगर कोयले की ढुलाई करनी है, कोयले को ले आना ले जाना है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बड़े आसानी के साथ होना चाहिए। चौथा, इसके जो राख निकलेंगे, कोयले जब जलेंगे तो उसके जो राख निकलेंगे उस राख का निस्तारण भी आसानी से होना चाहिए। ये तो हो गया मुख्य पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें और किस चीज की जरूरत होगी, तो कोयले को तो जलाने और उस कोयले के राख को निकालने की बात हो गई। ये 4 पॉइंट तो मुख्य है। 5वां पॉइंट मुख्य कौन सा है, कोयला जला किसके लिए रहे हैं, तो कोयला जला रहे पानी से भाप बनाने के लिए। तो पानी के लिए हमें क्या होनी चाहिए, हमारे पास नदी होनी चाहिए, पास से कोई नदी बहनी चाहिए जिससे हम पानी ले सके। पानी लेने के बाद क्या करें, उस पानी को गर्म कर सके और गर्म करके भाप बना सके, और फिर उसी पानी को ठंडा करके उस नदी में हम क्या कर सके, भेज सके। तो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई नदी होनी चाहिए, और यह पॉल्यूशन वाले एरिया से दूर होना चाहिए। ये जो है ये आपका किसी भी थर्मल पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए चयन जो पूछा जाता है कि अगर आप थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए चयन क्या क्या होनी चाहिए। यानी उसके लिए मुख्य बातें जो पूछी जाती हैं कि चयन पर निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए कि अगर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है तो वहां पर क्या क्या मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये जो हमने आपको पॉइंट बताए इनको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, एक क्वेश्चन तो हमने बता दिया। दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे कि उसके ब्लॉक डायग्राम को भी हमने बता दिया कि ब्लॉक डायग्राम में यही है, ब्लॉक डायग्राम यही रट लीजिएगा 4 बार बना करके। तीसरा पॉइंट पूछा जाता है आपका कि जो कोयला है, कोयले की ढुलाई और राख के निस्तारण के बारे में पूछा जाता है कि कोयले की ढुलाई कैसे करते हैं, कोयले का राख निस्तारण कैसे होता है आपका। तो कोयले की जो ढुलाई होती है, हमारे थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला होना चाहिए वो 15 दिन का स्टॉक होना चाहिए।
15 दिन का स्टॉक हमेशा हमारे थर्मल पावर प्लांट पे उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि कभी भी आपको कोई भी वित्तीय संकट या किसी भी तरह की संकट आ सकती है। जैसे अभी कोरोना काल के टाइम में क्या हुआ था भाई, सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, जिसमें क्या हो गया था भाई कि कोयले की जो आपूर्ति थी वो ठप हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था भाई, जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा था कोयले का वो एक तरह से बंद हो गया, और जिसकी वजह से बिजली का काफी गहरा संकट आपका भारत में देखने को मिला था आपका। तो जो ये आपका कोयला है, वो कोयला क्या भाई अलग अलग क्षेत्रों से अलग आता है, अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों से खनन करके कोयले को लाया जाता है। तो जब खनन करके कोयले को लाया जाता है तो इसका मुख्य जो साधन है जिसका प्रयोग किया जाता है कोयले को लाने के लिए, वो है आपका रेलवे। रेलवे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है आपका कोयले को लाने के लिए आपका, और कहां के लिए? थर्मल पावर प्लांट के लिए। जब ये कोयला पहुंचेगा तो उस कोयले को क्या किया जाता है भाई, उसका कहीं ना कहीं एक स्टोरेज होता है, जहां उस कोयले को क्या किया जाता है भाई, इकट्ठा किया जाता है। किसी ना किसी कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में उस कोयले को इकट्ठा किया जाता है। फिर उसी कोयले की क्या की जाती है, हैंडलिंग की जाती है, कोयले की ढुलाई की जाती है। कहां के लिए? उसी कोयले की ढुलाई होती है आपका, ये तो हमारा कोल्ड स्टोरेज हो गया, जहां हम क्या करेंगे भाई, कोयले को आपका रखेंगे। तो इसे कहा जाता है क्या भाई, इसे कहा जाता है कोल्ड स्टोरेज, जहां कोयले को रखा गया। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद कोल की हैंडलिंग की जाती है। कोल की हैंडलिंग किस लिए करते हैं? ताकि ये कोयले को जब आपका कन्वेयर के माध्यम से भेजेंगे, कन्वेयर चलता रहेगा, कन्वेयर चलते कन्वेयर पे हम कोयले को लाद करके ऐसे डाल देंगे। कोयला कन्वेयर पर से क्या होगा भाई, जाएगा। कहां जाएगा आपका? तो ये है आपका जाएगा बॉयलर के अंदर। तो बॉयलर के अंदर पहुंचेगा क्या भाई, कोयला। तो ये कोयले की क्या भाई, हैंडलिंग है। कोयले की हैंडलिंग और किसके द्वारा की जाती है? तो ये बेल्ट कन्वेयर, चेन कन्वेयर आदि के द्वारा किया जाता है आपका। कोयले को बॉयलर के अंदर भेजा जाता है। लेकिन जब ये कोयला बॉयलर के पास पहुंचता है तो उससे पहले कोयले को पीसा जाता है, कोयले को चूर्ण रूप में बनाया जाता है, ताकि कोयले जले बहुत तेजी के साथ। आपका जलने जैसा बनाने के लिए, ज्वलनशील बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, चूर्ण रूप में इसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है। पीस करके क्या करते हैं, फिर बॉयलर के अंदर इसको क्या करते हैं, भेजते हैं। जब ये बॉयलर के अंदर पहुंचता है तो बहुत तेजी के साथ जलता है और अपनी उष्मा को क्या करता है भाई, अपनी उष्मा को पानी को प्रदान करता है, और पानी किस में कन्वर्ट होती है, भाप में कन्वर्ट होती है। जब ये कोयला जलेगा तो कोयला जलने के बाद क्या भाई, उसका राख गिरेगा। उसका राख गिरेगा तो उस राख को गिरने के लिए एक जाली लगाई गई होती है, जिसके नीचे से राख क्या होता है भाई, गिरता है आपका। उस जाली के नीचे से जब राख गिरता है तो उस राख की भी ढुलाई की जाती है आपका, राख का भी निस्तारण किया जाता है, राख को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो यह है आस्क हैंडलिंग प्लांट। यानी जब आपका बॉयलर के नीचे से कोयला का राख निकलेगा तो उस राख की क्या की जाएगी भाई, ढुलाई की जाएगी, और ढुलाई करने के बाद उसको कहां ले जाएगा, तो इसको भी आस्क स्टोरेज में ले जाएगा। यानी इस कोयले को के राख को भी एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा। अरे भाई कोयले के राख को क्यों इकट्ठा करेंगे, तो जब आपकी सड़कें बनती है तो सड़कों में जो भूसी होती है या जो आपके सीमेंट बनती है, तो सीमेंट में 2 नंबर का सीमेंट बनाने के लिए इन कोयले के राखों का ही क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई किसके लिए बात भाई, कोयले की ढुलाई और राख के निस्तारण की बात हो गई। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोयले की ढुलाई और राख के निस्तारण के बारे में। अब हम बात करेंगे आपका कि थर्मल पावर प्लांट की कार्यविधि क्या होती है, कार्यविधि के बारे में हम बात करेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट की कार्यविधि को समझने के लिए हमने बताया आपको कि सबसे पहले हमको एक नदी चाहिए, जहां से हम क्या करेंगे, पानी को खींचेंगे। तो ये क्या है भाई, ये हमारी एक रिवर है, ये हमारी नदी है, और इस नदी से ही क्या किया जा रहा है, एक वाटर पंप लगा हुआ गया है, जो आपका क्या कर रहा है भैया, पानी को खींच रहा है। यहां से पानी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ध्यान से समझना एक एक चीज को। यही पानी जब यहां से कहां पहुंचती है भाई, यही पानी जब आपका पहुंचती है यहां पर आपका लो प्रेशर हीटर में, लो प्रेशर हीटर में पहुंचती है, तो ये पानी क्या होती है, आपका गर्म होती है। इसको गर्म किससे किया जाता है, तो इसको गर्म किया जाता है आपका इकोनोमाइजर की सहायता से। ये कहां पहुंचेगा, ये जो आपका यहां से पंप लगा हुआ है, पंप जब पानी को खींचेगा नदी से, तो नदी से पानी को खींच करके आपका भेजेगा, और कहां भेजेगा आपका, तो यह भेजेगा आपका यहां से पानी को खींच करके आपका इकोनोमाइजर के अंदर। तो आप सोचेंगे इकोनोमाइजर के अंदर क्या करने के लिए जा रहा है, तो जब ये पानी पहुंचता है इकोनोमाइजर के अंदर, तो इकोनोमाइजर बड़ा बेस्ट टॉपिक है। इकोनोमाइजर कई बार से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इकोनोमाइजर क्या काम करता है आपका, कि जो ये आने वाला है, कौन आने वाला है, जो ये आने वाली पानी है, इस पानी को पहले गर्म करता है। कौन, इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर का कार्य होता है पानी को क्या करने का भैया, पानी को गर्म करने का कार्य कौन करता है भाई, तो गर्म करने का कार्य करता है इकोनोमाइजर। ये इस तरह से इकोनोमाइजर के अंदर क्या है भाई,
ये आपका नली होती है, इस तरह ये नली होती है। ये नली के अंदर से पानी होकर के गुजरती है आपका, और जब पानी होकर के गुजरती है तो ये आपका क्या होता है, जो यहां से जो आपका कोल्ड वाटर आता है, जो आपका ठंडा पानी आता है, जो कोल्ड वाटर आता है, वो कोल्ड वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां से जब ये निकलता है तो ये हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इकोनोमाइजर के अंदर पानी गर्म होता है, जो ठंडा पानी है। तो याद रखिएगा इकोनोमाइजर क्या कार्य करेगा, तो इकोनोमाइजर का कार्य है कि जो ठंडा पानी आ रहा है, इस ठंडे पानी को गर्म पानी में कन्वर्ट करने का कार्य कौन कर रहा है, इकोनोमाइजर कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, बताएंगे अभी आगे। यही हॉट वाटर जब कहां प्रवेश करेगा, यही हॉट वाटर जब बॉयलर के अंदर प्रवेश करेगा, तो बॉयलर के अंदर जब प्रवेश करेगा यही हॉट वाटर आपका, तो ये क्या करेगा भैया, ये आपका हॉट वाटर जो है, ये आपका अब जो अगर ठंडा पानी डायरेक्ट हम बॉयलर में भेज देते हैं तो उसको भाप में कन्वर्ट कराने में हमें थोड़ी दिक्कत आती। हम अगर गर्म पानी को भेज रहे हैं तो गर्म पानी को भेजेंगे तो उसको भाप बनाना ज्यादा आसान होता है, और अगर किसी ठंडे पानी से डायरेक्ट भाप कन्वर्ट करना चाहे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो पूरी तरह से भाप पे कन्वर्ट नहीं हो पाता है आपका। तो ये गर्म पानी को जब आपका किसी बॉयलर के अंदर से गुजारेंगे तब क्या होगा भैया, तब उसको भाप बनाना ज्यादा आसान हो जाता है आपका। अब ये क्या होगा भैया, ये तुरंत यहां से क्या हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आया गर्म पानी और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका भाप में कन्वर्ट हो गया आपका। अब ये जब भाप पहुंचेगा कहां भाई, ये भाप पहुंचेगा सुपर हीटर के अंदर। तो सुपर हीटर के अंदर पहुंचेगा, सुपर हीटर क्या करेगा भैया, ये पूछा जाता है आपसे सुपर हीटर आपका। तो सुपर हीटर का कार्य होता है, देखो भाई आप इंग्लिश वाला वर्ड जरूर देख लेना एग्जाम में। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि इंग्लिश वाला वर्ड अपने जब भी क्वेश्चन पेपर मिले तो हिंदी तो देखो ही देखो, लेकिन एक बार इंग्लिश भी देख लो ताकि आपको तुरंत याद आ जाए कि अरे ये तो वही है जो सर ने पढ़ाया था। क्योंकि सुपर हीटर को अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है, इकोनोमाइजर को मितोप्रयोजक या अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्ड एक ही रहेगा। इसका इंग्लिश वर्ड सुपर हीटर ही रहेगा और इसका इंग्लिश वर्ड इकोनोमाइजर ही रहेगा, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है आपका। तो ये चीज याद रखिएगा आपका। तो ये क्या भाई, यहां से आपका क्या भाई, ये यहां पर बॉयलर से निकलने वाली जो गैस है, सॉरी बॉयलर से जो निकलने वाली भाप है, जो स्टीम है, इस स्टीम को भेजा जाएगा सुपर हीटर के अंदर। सुपर हीटर के अंदर जब ये पहुंचेगा तब ये क्या भैया, तब ये हमारा इस तरह से सुपर हीटर के अंदर पहुंच गया। ये भाप है, ये भाप इस तरह से घूम रहा है चेंबर में। अब ये भाप को और गर्म करेगा, कौन गर्म करेगा, तो ये आपका जो गैस निकलेगी जो बॉयलर से, यानी अगर ये आपका बॉयलर है, देखो भैया इसका फिगर बॉयलर का देख लो, ये बॉयलर जैसे है, ये हमने बॉयलर का फिगर बना दिया है, ये इस तरह से ये बॉयलर है, ठीक भाई। ये हमारा क्या, यहां से ये हमारा इकोनोमाइजर का पात्र है, इकोनोमाइजर, ये इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर में क्या हो रहा है कि यहां से आ रहा है ठंडा पानी, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक। ये कोल्ड वाटर जब यहां से प्रवेश किया तो यहां प्रवेश करने के बाद ये इस तरह से चैम्बर में से होके घूम रहा है, इस तरह से चैम्बर में से होकर घूम रहा है, कौन, पानी। अब ये पानी, अब देखो यहां कोयला आया, कोयला आया, कोयला खूब आ गया, ये कोयला, कोयला आकर के यहां कोयले को जलाया जा रहा है, ये कोयला जल रहा है। तो कोयले से निकलने वाली ये उष्मा है, ये उष्मा निकल रही है, कोयले से ये उष्मा निकल रही है, ये कोयले से उष्मा निकल रही है। जो कोयला जल जा रहा है, जलने के बाद कोयला उष्मा दे रहा है, तो यही कहां पहुंचेगा, अब यही वाला जो पाइप है, जो पानी का पाइप है, यही क्या भाई यहां से इस तरह से घूम रहा है, किसमें, बॉयलर में। तो ये है, तो यहां से आपका क्या भैया, ये कोल्ड वाटर है जो नदी से उठा, रिवर से उठा, नदी से उठा, नदी से उठने के बाद ये कोल्ड वाटर, यहां से कोयला जल रहा है, कोयला जलने के बाद यही कोयले की उष्मा कहां जा रही है, इकोनोमाइजर को जा रही है। ध्यान से देखोगे तो यही कोयले की उष्मा इकोनोमाइजर को जा रही है, और अपनी उष्मा इकोनोमाइजर में ये पाइप जो गई हुई है इसी पाइप को दे रहा है। तो जो आने वाला कोल्ड वाटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हॉट वाटर में, यानी गर्म पानी में कन्वर्ट होगा। और जब यही गर्म पानी, जब यही हॉट वाटर यहां से प्रवेश करेगा तो यही हॉट वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम, यानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी स्टीम को, यही जो भाप निकल रहा है, इसे दोबारा भेजेंगे कहां, इसे दोबारा भेजेंगे अपने ही चेंबर के अंदर, यानी इसी के अंदर, इसी के अंदर फिर से भेजेंगे, इसी के अंदर, इसी के अंदर फिर से भेजेंगे। किस लिए भेजेंगे, इसलिए भेजेंगे आपका कि यही जो भाप जाए तो भाप के अंदर जो बची हुची आपका क्या कहते हैं, ये थोड़ी बहुत उनके अंदर जो बची हुई बूंदे होंगी, जैसे आप कभी पानी को गर्म करते हैं तो पानी का जब भाप बनता है, तो पानी का भाप बनने के बाद जब उसको आप ऊपर ऐसे करते तो ऐसा लगता है कि पानी की बूंदे की परतें जो है वो आपके हाथों के ऊपर आ गई है,
तो ये जो आपका पानी की बूंदे जो है यानी जो वाष्प में कन्वर्ट हो रही है, स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, उसके अंदर जो बूंदे हैं उन बूंदों को और पूरी तरह से समाप्त करने के लिए और सूखी वाष्प बनाने के लिए, ड्राई वाष्प बनाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो ड्राई वाष्प बनाने के लिए। ये ड्राई वाष्प है यानी यहां से क्या आएगा भैया? ड्राई स्टीम आएगा, शुष्क भाप आएगा। ये ड्राई स्टीम बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? सुपर हीटर का यूज कर रहे हैं। तो सुपर हीटर क्या करेगा? ड्राई स्टीम बनाएगा और ड्राई स्टीम यहां से क्या हो जाएगी भाई? मेन वाल्व यानी ये वाल्व है, वाल्व का प्रेशर कम ज्यादा करके आप टरबाइन के ऊपर देंगे। तो इसके प्रेशर को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है। ये भाप के प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब भाप बहुत तेजी के साथ टरबाइन के ऊपर आती है तो टरबाइन गति करता है। तो ये भाप को किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब भाप यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है तो इसी के द्वारा जुड़ा हुआ जो जनरेटर है, जनरेटर का शाफ्ट भी गति करता है। और जब जनरेटर का शाफ्ट गति करता है तो उस स्थिति में क्या करता है भैया? कि उस स्थिति में मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन? हमारा जो हमारा जनरेटर है वह आपका। तो यहां पर आपका जो वाल्व है, इस वाल्व से क्या करेंगे भैया? कंट्रोल करेंगे किसको? भाप को। और ये जो भाप है आपका, ये भाप की जो ऊर्जा है यानी भाप जो आपका टरबाइन के ऊपर पहुंच रही है वो टरबाइन के ब्लेड पर पड़ेगी, टरबाइन के ब्लेड को घुमाएगी, जो स्टीम को क्या करेगा भैया? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कराएगा। और जब यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी भाई? जनरेटर को मिलेगी तो यह आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करेगा आपका। अब ये जब टरबाइन के ब्लेड के ऊपर कौन टकराएगा? आपका भाप टकराएगा। तो भाप की गति हो जाएगी धीमी। तो भाप की गति हो जाएगी धीमी। तो यहां एक और बात आएगी कि ये जो सुपर हीटर था, सुपर हीटर का क्या एक ही काम है कि ये भाप को शुष्क बनाता है, स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है? नहीं, इसका एक और काम होता है कि अगर यही नमी वाली भाप गई होती, टरबाइन के ब्लेड पे पड़ी होती, तो टरबाइन के ब्लेड पर जब नमी वाली भाप पड़ेगी तो नमी होने की वजह से ये जो बूंदे हैं वो टरबाइन के ब्लेड के ऊपर पड़ेंगी, जिससे टरबाइन के ब्लेड को भारी बना देंगे और उसके साथ ही साथ टरबाइन के ब्लेड को कोरिजन यानी जंग संक्षारण के प्रभाव में भी ले आएंगी। और जब जंग संक्षारण का प्रभाव कार्य करेगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए इसको ड्राई बनाया जाता था। कौन करता था? सुपर हीटर ये कार्य करता था। अगर आगे हम बात करें कि जब इसके ऊपर ये भाप पड़ेगी टरबाइन तो भाप की गति हो जाएगी धीमी। उसी भाप को खींच के लाया जाता है कहां? कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर उस भाप को क्या करता है भैया? उस भाप को ठंडा करने के लिए संघनित्र के रूप में कार्य करता है आपका। तो यहां से फिर भेज दिया जाता है कूलिंग वाटर में, और जहां पर भाप क्या होती है? ठंडा होती है। और इसी ठंडे पानी को फिर से कहां भेज देते हैं? इसी ठंडे पानी को फिर से भेज देते हैं हम नदी के अंदर। तो ये हमारा कार्य था किसका? इस पूरे का। अब यहीं से जब ये फ्लू गैसेस निकलेंगी, तो यहां पर लगा हुआ है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का कार्य क्या होता है? तो एयर प्री हीटर हवा को खींचता है। हवा को क्यों खींचता है? तो हवा खींची जाती है आपका, जो आपकी ठंडी हवाएं होती हैं उनको खींच करके जब यहां से एयर को यानी कोल्ड एयर को यहां से यानी बाहर जो भी आपका वायुमंडल एयर है उसको एयर को खींच करके यहां पर आपका इस गैसेस के यानी यहां पर एयर प्री हीटर होता है। यहां पे एयर प्री हो तो एयर को खींचा जाता है। एयर को खींचने के बाद इस एयर को कहां भेज दिया जाता है? तो इसी एयर को बॉयलर के नीचे भेज दिया जाता है। तो यहां से एयर खींच करके जब एयर लाएंगे तो यहां से जो आपका कोयला जल रहा है, इस जलने वाले कोयले से जो निकलने वाली उष्मा है, जब ये उष्मा इसके ऊपर पड़ेगी एयर प्री हीटर के ऊपर तो ये गर्म करेगी इसको। जब ये गर्म करेगी तो यहां से जो एयर आ रहा है इस एयर को ड्राई एयर में कन्वर्ट करेगी, शुष्क एयर में कन्वर्ट करेगी। और यही शुष्क एयर कहां दे दिया जाएगा? इसके निचले भाग में दे दिया जाएगा ताकि कोयले को जलाने के लिए और सहायक बने, क्योंकि कोयले को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन, और वो भी कैसा? सूखा। ये नहीं कि नमी वाला ऑक्सीजन। नमी वाला ऑक्सीजन होगा तो भैया क्या करेगा? वो जलने में सहायक नहीं होगा, बल्कि उसको बुझा देगा आपका। तो जलने में सहायक बनाने के लिए हमको ड्राई एयर की आवश्यकता होती है। तो प्री हीटर का कार्य होता है, एयर प्री हीटर का कार्य, कि जो आपकी एयर है, कोल्ड एयर है या किसी भी तरह की एयर है, उस एयर को खींच करके उसको ड्राई एयर में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? एयर प्री हीटर करता है। ताकि अगर ड्राई एयर आएगी तो वो शुष्क हवा जो है वो आपका कोयले को दहन में क्या होगी? सहायक होगी। तो ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन और पूरी की पूरी जो वर्किंग थी ये किसकी थी भाई? थर्मल पावर प्लांट की। और हम आशा करते हैं कि आपको थर्मल पावर प्लांट अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको बकायदा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसको बखूबी लिखिएगा और बहुत अच्छा नंबर लेकर के आइएगा, जिससे हमारा भी दिल क्या उसके भाई खुश हो सके। चलिए भाई आगे हम बात करते, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है?
अब देखो भाई, अब देखो, एक तो उसने क्वेश्चन पूछा ही पूछा था, किसके बारे में पूछा था, उसने थर्मल पावर प्लांट के बारे में क्वेश्चन पूछा ही था। नीचे एक और क्वेश्चन आ गया, क्या भैया, एक और क्वेश्चन आ गया इकोनोमाइजर। अरे भाई मैंने तो अभी बताया इकोनोमाइजर क्या होता है, मितोपयोजक क्या होता है, तो हमने बताया ना, फीड वाटर को, यानी जो आपका वाटर आ रहा है उस वाटर को पहले कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, मितोपयोजक करता है, यानी इकोनोमाइजर करता है। और कहां से करता है, तो मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल में दिखाई यहां पर आपका, कि जो ये कोयला जल रहा है, कोयला ही अपनी उष्मा देता है उसको क्या करने के लिए भैया, उसको आपका पानी को गर्म करने के लिए। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बस 1 मिनट का टाइम लेंगे आपसे। ओके भाई, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, तो हम बता रहे थे कि जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन था इकोनोमाइजर के बारे में पूछा गया था, यह हमने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया एयर प्री हीटर, ये भी हमने बता दिया। हीट वाटर हीटर को भी हमने बता दिया। तो इन सबको हमने क्या किया भाई, एक एक करके बता दिया है। अगर आपसे इकोनोमाइजर पूछता है तो इकोनोमाइजर का ये फिगर है, जिसमें क्या हो रहा है कि भैया, जिसमें जल प्रवेश कर रहा है, और जब जल प्रवेश कर रहा है तो इधर से क्या है, गर्म गैसें जा रही हैं। कौन सी गर्म गैसें, तो यही गर्म गैसें नीचे से जा रही हैं, और जो क्या कर रहे हैं भैया, इसको गर्म कर रही है, किसको, पाइप को। और पाइप के अंदर जो जल है उस जल को क्या कर रही है भैया, उस जल को आपका, जो इधर से एक तरफ से जल प्रवेश कर रहा है, जो ठंडा जल है वो प्रवेश कर रहा है, और दूसरी तरफ से क्या है भैया, दूसरी तरफ से हॉट वाटर निकल रहा है। तो इधर से जल प्रवेश कर रहा है, जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर, और इधर से जो आपका निकल रहा है वो क्या निकल रहा है भैया, तो इधर से निकल रहा है आपका हॉट वाटर। ये हॉट वाटर इधर क्या हो रहा है भैया, ये निकल रहा है। तो ये आपका जो है, ये है आपका किसका, कंटिन्यूअस लूप का। और एक और होता है कौन सा, इकोनोमाइजर में दूसरा होता है आपका, जिसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस लूप। डिसकंटिन्यूअस लूप में भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस में भी यही होता है आपका, कि एक तरफ से जो जल है वो इन करता है और दूसरी तरफ से जो जल है वो आउट होता है। और इसमें भी क्या होता है, एक तरफ से गर्म गैसें जाती हैं और दूसरी तरफ से यही गर्म गैसें निकलती हैं। तो इनके बारे में हमने आपको बता दिया था। एयर प्री हीटर के बारे में भी चर्चा कर लिया था हमने, और इसके साथ ही साथ फीड वाटर हीटर के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया था। चलिए भाई आगे हम बात करते हैं। अगला कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आपका कि साफ सुथरे फिगर की मदद से पेन स्टॉक के काम का वर्णन कीजिए। यानी आपको क्या करना है, आपको एक साफ सुथरा फिगर बनाना है, किसका, पेन स्टॉक का। पेन स्टॉक का एक साफ सुथरा फिगर बनाने के बाद पेन स्टॉक के कार्य के बारे में लिखना है कि पेन स्टॉक का कार्य क्या होता है, पेन स्टॉक किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये पेन स्टॉक किसका अंग है। तो पेन स्टॉक जो अंग है वह है आपका हाइड्रो पावर प्लांट का। हाइड्रो पावर प्लांट का ये अंग है। तो नाम आ गया एक हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए आवश्यक क्या होता है। चलो भाई इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आपके एग्जाम में हाइड्रो पावर प्लांट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा आप। तो चलिए ये फिगर किसका है भाई, ये फिगर है आपके सामने हाइड्रो पावर प्लांट का। ये किसका फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये फिगर जो है वो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट का। और हाइड्रो पावर प्लांट में ये फिगर है किसका, पेन स्टॉक का। इस फिगर को क्या बोलेंगे, पेन स्टॉक का फिगर। हम बात करेंगे पेन स्टॉक के बारे में, लेकिन पहले हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट से भी 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट में पहला क्वेश्चन जो होता है कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट के घटक को जानने से पहले हम एक क्वेश्चन और जान लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हाइड्रो पावर प्लांट बैठाना हो तो आपको क्या चयन करना होगा, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए क्या जरूरी है। हाइड्रो पावर प्लांट यानी पन बिजली घर को स्थापित करने के लिए किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर कहीं पर भी हाइड्रो पावर प्लांट बैठानी है तो आपको बांध बनाना पड़ेगा।
बांध बनाने के लिए आपको वहां के जो जल क्षेत्र हैं, यानी आसपास जल कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है, इसकी जानकारी पहले तो होनी चाहिए कि वहां पर आपका जलों का संग्रह कितनी मात्रा में हो सकता है, ताकि वहां पर बांध बनाया जा सकता है या नहीं। तो पहली चीज तो होनी चाहिए क्या भाई, तो पहला होता है आपका जल की मात्रा, कि जल की मात्रा कितनी है, जल की उपलब्धता कितनी मात्रा में उपलब्धता है। दूसरी बात आती है क्या भैया, दूसरी बात आती है कि अगर डैम बनाया जाएगा तो डैम बनाने के लिए यानी बांध बनाने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता, यानी भूमि भी होनी चाहिए आपका, तो भूमि की उपलब्धता भी होनी चाहिए। भूमि की उपलब्धता नहीं होगी तो आपका क्या है भैया, डैम नहीं बन सकता। यानी अधिक से अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए भैया, जमीन आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, ताकि उनको आपका क्या किया जा सके, उनको आपका डैम के लिए, निर्माण के लिए या पानी को और अधिक मात्रा में इकट्ठा करने के लिए आपके पास पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात आती है आपका कि यह जो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें जो मुख्य आवश्यक घटक होता है वह होता है आपका कि जहां पर इसको रोका जाएगा बांध बना करके, तो वहां से एक पेन स्टॉक लाया जाएगा। पेन स्टॉक की मदद से आपका पानी को गिराया जाएगा, यानी सुरंग के माध्यम से, यानी जो आपका पेन स्टॉक एक सुरंग के रूप में कार्य करता है, उससे पानी को क्या किया जाएगा भाई, ऊंचाई से गिराया जाएगा आपका। तो इसमें तीसरी बात आएगी क्या भैया, तीसरी बात आएगी आपका कि पेन स्टॉक जो इसके मुख्य घटक है। और क्या बात आएगी, चौथी बात आएगी आपका, किसकी बात आएगी, तो चौथी बात आएगी आपका कि ये जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट जब भी स्थापित होगा यह आपका भार बिंदु के बीच में होगा। कोई भी थर्मल, कोई भी पावर प्लांट हो, यह हमेशा क्या होता है, इस पावर प्लांट का मुख्य उद्देश्य ही होता है आपका कि इसको स्थापित किया जाए तो केंद्र बिंदु पर स्थापित किया जाए, यानी जहां पर से लोड क्या हो भैया, लोड इसके किनारे किनारे हो और ये सेंटर में हो, ऐसी जगह आपका स्थापित किया जाए। तो भार बिंदु के बीचों बीच होना चाहिए क्या भैया, आपका जो भी पावर प्लांट है। इसकी एक तो मुख्य खासियत है किसी भी पावर प्लांट के लिए आपका कि भार बिंदु के बीच में होना चाहिए आपका। जो कुछ देर के लिए सप्लाई देते हैं, जैसे डीजल इंजन पावर प्लांट या फिर आपका क्या कहते हैं पेट्रोल इंजन पावर प्लांट, तो ऐसे पावर प्लांट के लिए ये चीज जरूरी नहीं होती कि ये सेंटर में लोड हो, इसका ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन बाकी जो आपका ये बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हो गए या फिर आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गए या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, तो इनकी मुख्य जो होती है भूमिका वो यही रहती है आपका कि ये हमेशा क्या हो, केंद्र बिंदु पर रहें, जो आपका लोड है लोड के सेंटर पर रहे। तो ये इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो लोड के सेंटर पर होना चाहिए। और इसके लिए क्या जरूरी भैया, तो इसके लिए जो जरूरी है कि जो हमारी भूमि है, अगर हम भूमि ले रहे हैं तो भूमि बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, भूमि सस्ती होनी चाहिए। जो अगर हम आपका बांध बनाने के लिए जो भूमि ले रहे हैं तो ऐसी भूमि न लें कि जो क्या हो भाई, बहुत ज्यादा क्या हो भाई, महंगी हो आपका। तो हमें भूमि जो होनी चाहिए वो सस्ते रूप में मिलनी चाहिए, ऐसी जगह पर हम भूमि का क्या करेंगे भाई, चयन करेंगे। तो इन सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। बात क्या कर रहे हैं, इन सब बिंदुओं के बारे में आएगा तो आप लिख लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं आपका किसकी, कि ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इस हाइड्रो पावर प्लांट में आपका, इस हाइड्रो पावर प्लांट का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस हाइड्रो पावर प्लांट का यूज कैसे करते हैं आपका। तो एक तो सबसे पहले बड़ा सा डैम बनाते हैं, बड़ा सा डैम बनाने के बाद क्या करते हैं, हम एक गेट का निर्माण करते हैं। गेट का निर्माण किस लिए करते हैं, इसे कंट्रोल गेट के नाम से भी जाना जाता है, ताकि पानी की मात्रा को हम क्या कर सके, घटा बढ़ा सके, पानी को हम अधिक और कम कर सके, किसकी सहायता से, कंट्रोल गेट की सहायता से। और यही पानी क्या होगा भैया, यही पानी एक सुरंग के माध्यम से, और ये सुरंग जो बनाई जाती है पेन स्टॉक की बनाई जाती है। ये पेन स्टॉक जो बनाया जाता है वो सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाता है या फिर लोहे की चद्दरों का बनाया जाता है पेन स्टॉक। और इसी पेन स्टॉक से क्या किया जाता है भैया, पानी को गुजारा जाता है। इसको क्यों सीमेंट कंक्रीट से बनाते हैं, इसलिए सीमेंट कंक्रीट से बनाते हैं ताकि ये उच्च दाब को सहन कर सके। उच्च दाब, जो पानी की दाब है, उस पानी की दाब को सहन करने लायक किसको बनाया जाता है, इस पेन स्टॉक को बनाया जाता है। तो इसी पेन स्टॉक के चेंबर से होकर के पानी गुजरता है और यही पानी कहां पहुंचता है, टरबाइन के पास पहुंचता है। जब टरबाइन की ब्लेडों पर यही पानी का फोर्स यानी पानी का दाब पड़ता है तो ये टरबाइन की ब्लेड को क्या करता है भैया, रोटेट कराता है। जब टरबाइन पानी की
पानी की मात्रा या पानी की वजह से, पानी के दाब की वजह से जब टरबाइन का ब्लेड घूमेगा तो टरबाइन के ब्लेड के घूमने की वजह से जो है वह आपका यांत्रिक ऊर्जा पैदा होगी, और यांत्रिक ऊर्जा जब पैदा होगी तो यह यांत्रिक ऊर्जा जब किसी जनरेटर को दी जाती है तो यह जनरेटर क्या करता है, इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इसके बारे में कुछ चीजें यहां पर नहीं दिखाई गई हैं, उन हम चीजों के बारे में बात करेंगे कि पेन स्टॉक के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, सर्ज टैंक। इसके बारे में बार बार पूछा जाता है कि सर्ज टैंक क्या होता है। जैसे यहां तो नहीं, लेकिन हो सकता है इस साल एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सर्ज टैंक क्या होता है। तो सर्ज टैंक होता है कि पानी के अंदर जो दबाव होता है, तो पेन स्टॉक पानी के अंदर नहीं, पेन स्टॉक के अंदर जो पानी का दबाव होता है, उस पानी की दबाव की वजह से पेन स्टॉक फट न जाए, इसके लिए एक सर्ज टैंक की व्यवस्था की गई होती है, जो अतिरिक्त पानी को अपने अंदर संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसी पानी को क्या करता है भैया, विसर्जित कर देता है। यह कार्य किसका होता है भैया, सर्ज टैंक का होता है। तो सर्ज टैंक का मुख्य कार्य होता है कि जब आपका पेन स्टॉक से पानी क्या होगी भैया, पानी गुजरेगी, तो ये क्या करेगा, अगर पानी का दबाव ज्यादा है तो सर्ज टैंक अपने अंदर पानी को इकट्ठा कर लेता है। जब पानी का दबाव कम होता है तो अपने अंदर इकट्ठा की गई पानी को ही क्या करता है भैया, छोड़ देता है, जिससे आपका पेन स्टॉक फटने से बच जाता है। आगे बात समझ भाई। और इसमें तो कुछ वैसा है नहीं जो आपको समझाया जाए। चलिए, तो ये दूसरा था आपका, जिसको कह रहा था साफ सुथरे फिगर के पेन स्टॉक की मदद से वर्णन कीजिए। हाँ, पेन स्टॉक में एक और चीज है कि पेन स्टॉक के इस सिरे पर, पेन स्टॉक के इस सिरे पर क्या किया जाता है भाई, एक जालीनुमा संरचना लगाई गई होती है। इसका कार्य होता है कि अगर कभी भी कोई भी आपका जैसे कूड़ा कचरा या फिर कोई लाश या फिर आपका कुछ भी अदर रॉ मटेरियल आपका इसके अंदर प्रवेश करेगा, इस चैम्बर के अंदर प्रवेश करेगा, यानी पेन स्टॉक के अंदर प्रवेश करेगा, तो वह जाकर के फंस जाएगा किससे, टरबाइन के पास। तो इसको रोकने के लिए यहां पर क्या लगाया गया होता है, जालीनुमा संरचना लगाई गई होती है, जो इन कचरों को क्या करता है भैया, रोकने का कार्य करता है। तो ये थोड़ी सी बात थी जिसको हमने आपको बता दिया। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या कर रहा है भैया, अगला कर रहा है टरबाइन गवर्नर। टरबाइन गवर्नर क्या कह रहा है, टरबाइन गवर्नर। और दूसरा कहा है क्या भैया, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी के बारे में। तो ये हम बात करेंगे टरबाइन गवर्नर का कार्य क्या होता है। नाम भी सुने होंगे आपका, गवर्नर। तो गवर्नर का कार्य होता है आपका कि जो ये गति होती है किसकी, जो हमारा टरबाइन है उस टरबाइन की गति को नियंत्रित करने का कार्य, टरबाइन की गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है गवर्नर। जो हमारी टरबाइन की गति होती है, हमें एक जब हमारा भार घटता बढ़ता है तो भार के घटने बढ़ने की वजह से जो हमारा टरबाइन है उस टरबाइन की गति भी घटती बढ़ती है आपका। और जब टरबाइन की गति घटती बढ़ती है तो उसी गति को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम टरबाइन गवर्नर का यूज करते हैं। तो ये आपका जो टरबाइन गवर्नर होता है, टरबाइन गवर्नर का कार्य होता है आपका कि जो हमारी गति है वह गति हमेशा सामान्य बनी रहे सभी भारों पर। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इसके लिए हम गवर्नर का यूज करते हैं। और ये क्या है भैया, ये गवर्नर है आपका। और इस गवर्नर का प्रयोग कैसे करते हैं आपका, तो इस गवर्नर में ये वाला जो भाग है आपका, ये टू गवर्नर लिखा हुआ है आपका। इसमें क्या होता है भैया, इसमें आपका जब पानी का दबाव बढ़ेगा या पानी का दबाव घटेगा, ये पानी का दबाव बढ़ेगा घटेगा कैसे, हमने आपको पहले ही कहा कि जब लोड बढ़ता है, किसके ऊपर लोड बढ़ता है, तो जो हमारा जैसे हम लोग घरों में सप्लाई यूज कर रहे हैं, तो सप्लाई यूज करते हैं, तो सप्लाई हम क्या करते हैं, कभी अपने घर के सारे एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं तो भार क्या हो गया, बढ़ गया। कभी हम अपने घर के सारे एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं तो भार क्या हो गया, घट गया। तो जब भार घटता बढ़ता है तो भार के घटने बढ़ने पर जो हमारा टरबाइन है उस टरबाइन की गति पर भी इफेक्ट पड़ता है। टरबाइन की गति भी घटती बढ़ती है आपका। और जब टरबाइन की गति घटती बढ़ती है तो टरबाइन सॉफ्ट जो है, टरबाइन सॉफ्ट पर लगा हुआ जो आपका पानी है, उस पानी यानी पानी की वजह से ही तो टरबाइन गति कर रहा है आपका, या भाप होगा उस भाप की वजह से। तो यहां पर कह रहा है आपका नियंत्रक टरबाइन, गवर्नर टरबाइन, तो यहां पर पानी वाला ही होगा। और पानी वाले टरबाइन के सॉफ्ट पर जब पानी का दबाव पड़ता है तो वह गति करता है। तो बिजली का जब भार बढ़ता है तो जो टरबाइन है उस टरबाइन की गति धीमी होती है। जब बिजली का भार घटता है
तो जो टरबाइन की गति होती है वो टरबाइन की गति तेज होती है। ऐसा क्यों होता है कि जब टरबाइन पर भार घटेगा तो उस समय गति बढ़ेगी, और जब टरबाइन पर भार बढ़ेगा तो गति घटेगी। तो ये होता है आपका उसके नेचर की वजह से। तो जब टरबाइन पर भार हम डालेंगे, टरबाइन पर भार डालते क्या होगा, सॉरी टरबाइन पर नहीं, जनरेटर पर भार डालेंगे, तो जनरेटर पर भार डालते ही क्या होगा कि टरबाइन की गति धीमी होगी। जब टरबाइन की गति धीमी होगी तो टरबाइन की गति के धीमे होने पर हमको क्या चाहिए कि टरबाइन की गति तेज हो जाए। टरबाइन की गति अगर तेज हो गई तो क्या होगा भैया, उसके स्पीड में परिवर्तन नहीं होगा, और स्पीड में परिवर्तन नहीं होगा तो ईएमएफ में परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा रखने के लिए, ऐसा बनाए रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नियामक का यूज करते हैं। नियामक क्या करता है कि जब गति बढ़ती है तो उस स्थिति में जो फ्लाई शाफ्ट होता है वो फ्लाई शाफ्ट क्या करता है भैया, फैल जाता है। फ्लाई शाफ्ट क्या हो जाता है, फैल जाता है, और फैल करके बड़ा आकार ले लेता है, और जब बड़ी परिधि का आकार ले लेता है तो बड़ी परिधि के आकार में घूमने लगता है, और जब बड़ी परिधि के आकार में घूमता है तो उस स्थिति में जो हमारा जो पिस्टन है वो पिस्टन कहाँ उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, और जब पिस्टन ऊपर की ओर उठ जाता है तो उस स्थिति में जो पानी का दबाव हो, पानी का दबाव जो है वो दाईं तरफ से कार्य करता है, और आपका जो क्या कहते हैं, ये जो आपका टरबाइन का शाफ्ट है उस टरबाइन के शाफ्ट के ब्लेड को क्या करता है, घुमाता है बाईं तरफ। तो दाईं तरफ से प्रवेश करके वो किस तरफ घुमा देता है, उसको बाईं तरफ घुमा देता है, जिससे उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होने पाता है। जो गति घटनी चाहिए वो गति घट नहीं पाती है। तो यहां पर आपका जो शाफ्ट है, शाफ्ट की परिधि का फैलना और शाफ्ट की परिधि का सिकुड़ने का गुण होता है, किसके द्वारा, ये नियामक करता है। इसमें आप देखेंगे ध्यान से टू नोजल नीडल दिखा है, यही क्या करता है, यही आपका अंदर की तरफ और यही बाहर की तरफ क्या करता है भैया, इन और आउट होता है। कब, जब टरबाइन की गति में परिवर्तन होता है तब। जब यही आपका बाहर की ओर और अंदर की तरफ जाएगा तो उस स्थिति में यहां से यही आपका प्रवेश करने वाला जो ऑयल पंप है, इस ऑयल पंप के मान में परिवर्तन होता है, और जब ऑयल पंप के मान में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में गवर्नर क्या करता है, गवर्नर को घुमाने का कार्य करता है। यानी ये गवर्नर आपका बहुत तेजी के साथ ऊपर की ओर उठता है और बहुत तेजी के साथ नीचे की ओर गिरता है। कब, जब आपका टरबाइन के ऊपर लोड का मान घटता बढ़ता है तब। और यही गवर्नर ऊपर उठ करके और नीचे गिर करके क्या करता है, पानी की मात्रा को बढ़ाता है और पानी की मात्रा को घटाता है टरबाइन के ऊपर, जिसकी वजह से टरबाइन की गति में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है आपका, और जिससे गति हमेशा एक समान मान की बनी रहती है। अगला हम बात करेंगे जल विज्ञान का। इसको हाइड्रोलॉजी के नाम से भी पूछा जाता है। जल विज्ञान या किससे नाम से जाना जाता है भैया, हाइड्रोलॉजी के नाम से ही जाना जाता है। किसे कहते हैं, जल विज्ञान। जहां पर आपका जल के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी वर्षा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं आपका हाइड्रोलॉजी। और इस हाइड्रोलॉजी में हम अध्ययन क्या करते हैं, तो हाइड्रोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं पूरे वर्ष में किसी स्थान पर कितनी मात्रा में वर्षा हो रही है, कितनी मात्रा में वहां पर आपका जल उपलब्ध हो रहा है, इसी के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह आपका हाइड्रोलॉजी के द्वारा प्राप्त होती है। और इसी हाइड्रोलॉजी की मदद से ही किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट का स्थापना किया जाता है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना करनी है तो उसके लिए जरूरी है आपका कि पानी कितनी मात्रा में इस स्थान पर उपलब्ध है, और अगर हम यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करेंगे तो यहाँ पर वर्ष भर कितनी मात्रा में पानी बनी रहेगी, जिससे हमारे पावर प्लांट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इन सबके बारे में जो आपका जानकारी देता है वो कौन देता है, तो वह देता है आपका हाइड्रोलॉजी देता है आपका। चलिए भाई आगे हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्या है भैया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के चयन। देखो अब यही क्वेश्चन पूछ दिया। हाइड्रो पावर प्लांट के पेन स्टॉक के बारे में तो ऊपर पूछा ही था, तो पेन स्टॉक के बारे में तो हमने बताया ही बताया, उसके साथ ही हमने बताया भी था कि अगर पन बिजली घर की स्थापना करनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को स्थापित करना है, तो कह रहा है चयन, इसके लिए क्या क्या चयन। तो हमने आपको बताया ना कि क्या क्या चयन आपको देखा जाता है, तो जिसमें हमने आपको बताया, पहला क्या बताया, तो पहला भंडारण जलाशय। तो हमने यही कहा था ना कि जल की उपलब्धता कितनी है, ये आपका। दूसरा हमने बोला था कि बांध बनाना है हमको। तीसरा हमने क्या बोला था भैया, तीसरा हमने बोला था पेन स्टॉक को। चौथा कचरा रैक। पांचवा क्या, फोरवे। छठवां क्या है, सेवन स्पिलवे। तो ये सभी नहीं आएंगे, ये जो आपका कह रहा है
यहां पर साफ साफ कहा है क्या भैया, ये गलत दिया है, ये गलत लिखा है। कह रहा है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के चयन के लिए विभिन्न बिंदुओं को समझाइए। तो विभिन्न बिंदुओं को समझाइए किसको, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का चयन किया जा रहा है तो उस चयन में किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया कि जब हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किया जाता है तो हाइड्रो पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए पानी की उपलब्धता देखी जाती है कि पानी की उपलब्धता कितनी है आपको, ये हमने पहले ही आपको बताया, ये सारी चीजों के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि चयन के लिए क्या क्या जरूरी है। ये जो आपका कह रहा है, ये जो इतना सब कुछ लिखा है, ये कब लिखा जाएगा, ये जो आपको आंसर यहां पर लिख करके दिया है आपका शरण में, ये कब आपका लिखेंगे, जब आपसे पूछेगा कि हाइड्रो पावर प्लांट के अवयव कौन कौन से हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अवयव के बारे में समझाइए। तो जब उनके घटकों के बारे में पूछेगा, उनके एलिमेंट के बारे में पूछेगा हाइड्रो पावर प्लांट के, तब इन सब की बात करेंगे, तब इन सब को आप लिखेंगे। ये बाकी जो हमने चयन के लिए आपको पीछे समझाया था वही आप लिखेंगे। ठीक भाई, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है गैस टरबाइन। गैस टरबाइन का लेआउट ड्रा कीजिए। तो गैस टरबाइन का यहाँ लेआउट बना हुआ है, हम एक दूसरा भी गैस टरबाइन का लेआउट बना देंगे। अब कह रहा है गैस टरबाइन का बस लेआउट ड्रा करने के लिए कह रहा है, तो आप लेआउट ही बस बना करके छोड़ देंगे तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। देखो कुछ चीजें क्या की जाती है कि जब 5 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और हमको बहुत ज्यादा आ रहा है आपका, तो वहां पर हमको सीमित चीजों के बारे में लिखना पड़ता है या सीमित चीजों को ही प्रदर्शित करना पड़ता है। लेकिन ये आ गया जैसे क्या कहते हैं गैस टरबाइन का लेआउट ड्रा कीजिए, तो बस हम लेआउट बना देंगे तो हमको 5 नंबर नहीं मिल जाएगा, हमको लेआउट के साथ साथ कुछ लिखना भी पड़ेगा। लेकिन ऊपर एक क्वेश्चन और आया था, क्या आया था ऊपर एक क्वेश्चन, ऊपर एक क्वेश्चन आया था आपका, यही वाला क्वेश्चन था कि थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक आरेख बनाइए। तो अगर सिर्फ कहा होता कि थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक आरेख ड्रा कीजिए तो हम ब्लॉक आरेख ड्रा करके उसके बारे में कुछ लिखते, लेकिन इससे एक और क्वेश्चन इसमें जुड़ा था, उसके भागों का नाम बताइए। तो इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड थे, इसलिए यहां पर हमने कहा था कि सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बना लो, थोड़ा बहुत कुछ 1-2 पॉइंट लिखना है, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है उसको लिख लो, उसके बाद क्या करो उसके भागों के बारे में पूरा नाम बता दो, ये हमने कहा था। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम भी बनाओ और उसके बारे में लिखो भी, नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का आपको मिल ही जाएगा क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन को हल करने में। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपका इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला है गैस टरबाइन के प्लांट का लेआउट बनाइए, तो सिर्फ लेआउट की बात किया है, इसलिए आपको क्या करना है, लेआउट बनाने के साथ ही साथ इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कि गैस टरबाइन है तो गैस टरबाइन में जो गैसें होती है उन गैसों के दबाव की वजह से टरबाइन को घुमाया जाता है। जब टरबाइन गति करता है तो वह अपने गैसों के दबाव को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यही यांत्रिक ऊर्जा जब आपका किसी जनरेटर के ऊपर दी जाती है तो वह आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसके साथ ही साथ इसमें जो भी घटक यूज हो रहे हैं उन सबके नाम भी आपको लिखने पड़ेंगे, संपीड़क, टरबाइन, जनरेटर, उपसाधन। उपसाधन में क्या क्या आएगा, तो उपसाधन में ये सभी आएंगे, वायु फिल्टर, स्टार्टिंग मोटर, उष्मा विनियामक, निम्न दाब अल्टरनेटर, दहन कक्ष, निम्न दाब, उच्च दाब, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत क्या होंगी भैया, गैस टरबाइन में आएंगी। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पता लगाने के लिए विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। अब ये देखिए कि लग रहा है कि भैया ये क्या पूछ रहा है, समझे में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा। कह रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पता लगाने के लिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पता लगाने के लिए मतलब, तो इसके कहने का मतलब है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसका चयन करने की बात कर रहा है, चयन करने के लिए क्या क्या जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल पानी पी ले। ऐसे क्वेश्चन से बच्चे बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि इसमें कहा ही नहीं है आपका कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लगाना है
तो इसके लिए चयन बताओ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अगर बैठाना है तो इसके लिए भैया क्या जरूरी है, ये कहा ही नहीं है आपसे, कहीं कहा है, नहीं कहा है। तो इससे हमेशा ध्यान रखें आपका कि जब कहे परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पता लगाने के लिए विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए, तो मतलब कहने का है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बैठाने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि भैया ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखो कि जो आपका संयंत्र है वो हमेशा लोड के बीच में होना चाहिए। तो इसमें क्या है भैया, भार केंद्र से दूरी की बात किया। क्यों दूरी की बात किया? देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भार केंद्र से दूरी की बात करता है, सब में तो भार केंद्र के बीच में बात करता है, लेकिन इसमें भार केंद्र से दूरी की बात कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर में जब यूरेनियम पर विस्फोटन होगा तो विस्फोटन की वजह से आपका जो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी की वजह से जो रेडिएशन निकलेगा उस रेडिएशन का प्रभाव जनजीवन पर पड़ेगा। तो जनजीवन पर न पड़े इसलिए इसको भार केंद्र से दूर किया जाता है। एक यही थर्मल पावर प्लांट है जो भार केंद्र से क्या होता है भैया, इसको दूर आपका स्थापित किया जाता है आपका। तो भार केंद्र से क्या होगा भैया, दूर होना चाहिए। दूसरी बात आएगी क्या भैया, दूसरा इसके लिए भूमि तो जरूरी है क्योंकि प्लांट बैठाना तो भूमि तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन यह भूमि कैसे होनी चाहिए, यह भूमि उपजाऊ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया अगर भूमि उपजाऊ होगी तो भैया रेडिएशन की वजह से उसकी उपजाऊ क्षमता जो जाएगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आपका। तो पहला काम तो भैया कि भूमि उपजाऊ नहीं होनी चाहिए आपका, ये चीज ध्यान रखा जाता है। पथरीली होनी चाहिए भूमि जहां तक हो सके। तीसरी बात करता है जनजीवन वितरण, यानी इसके पास यानी ये जो आपका प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके आसपास जनजीवन नहीं होना चाहिए। जो जनजीवन है वो उसके पास निवास नहीं करना चाहिए इस पावर प्लांट पर। चौथा क्या भैया, मौसम, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है आपका, वहां का लगातार इन्वायरमेंट किस तरह का बना हुआ है ताकि उस इन्वायरमेंट का प्रभाव आसपास के लोगों के ऊपर न पड़े। ऐसा नहीं कि भैया वहां की हवाएं जो है वो ऐसी दिशाओं में बह रही हों जो आपका जहां पर जनजीवन निवास कर रहा हो आपका, जिसकी वजह से वहां की हवाएं जब वहां तक पहुंचेंगी तो वह आपका जो रेडिएशन वाले मटेरियल है उनको अपने साथ ले जाएगी और वहां के वातावरण में घुलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा भैया, वहां के लोग इफेक्टिव होंगे। तो इसलिए मौसम के बारे में भी विचार किया जाता है। उसके साथ ही साथ जल विज्ञान पे क्यों बात आती है, क्योंकि इसलिए बात आती है कि इसमें भी क्या किया जाता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में पानी को भाप में कन्वर्ट किया जाता था, वैसे ही आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी पानी को भाप में कन्वर्ट करते हैं। अगर पानी को भाप में कन्वर्ट करते हैं तो यह पानी किसी न किसी रिवर से उठाएंगे। जब किसी न किसी रिवर से उठाएंगे तो जब पानी रिवर से लिया जाएगा, आपका नदी से लिया जाएगा, तो नदी से निकलने वाली पानी को फिर से नदी में ही भेजा जाएगा आपका। तो जिससे क्या भैया, ये रेडिएशन जो होगा वो पानी में जाके घुलेगा और जब पानी में जाके घुलेगा तो वहां से आसपास का जीवन भी थोड़ा सा प्रभावित होगा। तो जिसकी वजह से जल विज्ञान पर भी ध्यान दिया जाता है। और जल विज्ञान के बाद भू विज्ञान के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि भूमि से रिलेटेड है, तो भूमि पर रेडिएशन का प्रभाव पड़ेगा, तो वहां की जो उपजाऊ भूमि है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी भैया, नष्ट हो जाएगी आपका। तो ये थर्मल पावर प्लांट के चयन या कारक हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं थर्मल पावर प्लांट की थर्मल पावर प्लांट होता क्या है आपका। चलिए तो हम बात करेंगे आपका थर्मल पावर प्लांट के बारे। ये किसका फिगर दिखाया जा रहा है, तो ये आपके सामने फिगर है आपका थर्मल पावर प्लांट का फिगर दिख रहा है भाई सबको, ये थर्मल पावर प्लांट का फिगर। तो इस थर्मल पावर प्लांट के फिगर में आपको एक चैम्बर दिख रहा होगा। कौन सा चैम्बर दिख रहा है, तो आपको ये चैम्बर दिखेगा जहां पर क्या है भैया, जहां पर आपका बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा, यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि जो आपका यहां से रिवर है, जो यहाँ के कोल्ड वाटर सोर्स है, इस कोल्ड वाटर सोर्स को रिसीव किया जा रहा है और इसी कोल्ड वाटर सोर्स को पंप की सहायता के साथ, ये पंप की सहायता के साथ हम कहाँ भेज दे रहे हैं, तो इसी कोल्ड वाटर को, यही जो कोल्ड वाटर है, इसी कोल्ड वाटर को हम पंप की सहायता से भेज देते हैं कहाँ भैया, कूलिंग वाटर को हम यहाँ पर आपका इसके अंदर क्यों भेजते हैं, ताकि इसके अंदर जो है भैया जब ये पानी पहुंचे तो ये पानी क्या हो सके भैया, गर्म हो सके। तो इस पानी को गर्म करने के लिए कहीं ना कहीं से उष्मा भी तो आएगी। जब इस पानी को गर्म करने के लिए कहीं ना कहीं से उष्मा आएगी आपका, तो वह उष्मा मिलेगी कहां से, तो वह उष्मा मिलेगी आपका जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों का विस्फोटन कराया जाएगा तब। तो जब आपका यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉनों का विस्फोटन होगा, तो न्यूट्रॉनों के विस्फोटन की वजह से इनकी जो यूरेनियम के अंदर से बेरिलियम और यह अपने घटकों में टूटेगा, और जब टूटेगा यूरेनियम तो यह आपका बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करेगा, और इसी एनर्जी को जब किसी
वाटर पंप पे दिया जाएगा तो वह वाटर पंप क्या करेगा भैया, वह वाटर पंप जो आपका कोल्ड वाटर है उस कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करेगा, और हॉट वाटर में जब कन्वर्ट करेगा तो इससे जो आपका उष्मा निकलेगी, सॉरी जो आपका भाप निकलेगा, उसी भाप किसी टरबाइन के ब्लेड के ऊपर देंगे। जब टरबाइन की ब्लेड घूमेगी तो टरबाइन की ब्लेड के घूमने पर आपका जनरेटर जो जुड़ा हुआ होगा वो जनरेटर भी घूमेगा, जिससे क्या होगा, बिजली पैदा होगी। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर आपका स्टीम जनरेटर लिखा है, और स्टीम जनरेटर में आपका दिख रहा होगा कि ये स्टीम जो है, ये स्टीम यहां से प्रवेश कर रही है। ये स्टीम जब यहां से प्रवेश कर रही है तो इसी स्टीम को यहां पर भेजा जा रहा है। जब इसी स्टीम को यहां पर भेजा जा रहा है तो इसी स्टीम यानी इसी से आपका भाप यहां से फिर निकल रही है, और यही भाप यहां से निकल के कहां जा रही है, तो ये भाप निकल करके टरबाइन के ब्लेड के ऊपर जा रही है, और टरबाइन के ब्लेड को क्या कर रही है भैया, घुमा रही है। और जब टरबाइन का ब्लेड गति कर रहा है तो जनरेटर को भी घुमा रहा है, और जनरेटर क्या कर रहा है भैया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है आपका। तो यहां भी वही काम किया जाता है जो थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, बस थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जला के किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉनों के विस्फोटन को करा करके उत्पादित किया जाता है बिजली को। तो यही काम दोनों में किया जाता है, और दोनों में ही पानी को संघनित करके फिर से यानी कूलिंग टावर के अंदर पानी को ठंडा करके फिर से उसे कहां भेज दिया जाता है, उसे आपका नदी में भेज दिया जाता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। आगे क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, डीजल पावर प्लांट के फायदे के बारे में बताइए। डीजल पावर प्लांट फायदा क्या है, तो भैया डीजल पावर प्लांट तो अब उसके लिए कोई पावर प्लांट बहुत बड़ा तो बैठाया नहीं जाएगा। आप भी अपने घर में जाते हैं, एक डीजल पावर प्लांट ला करके बैठा देते हैं और छोटा मोटा काम उससे करते हैं, जैसे पंप सेट चलाना या घर में बिजली लेना, ये सब काम करते हैं। तो डीजल पावर प्लांट के फायदे तो हैं ही भैया। डीजल पावर प्लांट के फायदे क्या हैं, तो यह आपका बहुत बड़ी क्षमता का इससे पावर प्लांट बैठा करके बहुत से लोगों को सप्लाई इससे नहीं दिया जा सकता। जैसे कहने का मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट से बहुत से लोगों को सप्लाई दी जाती है, तो डीजल पावर प्लांट से ऐसा नहीं किया। तो डीजल पावर प्लांट जो है वो एक सीमित क्षमता का ही बनाया जा सकता है। आप तो बात करेंगे आपका पहला क्या भैया, कि इसको आपका बनाने के लिए जो इसमें प्रारंभिक कीमत होगी वो प्रारंभिक कीमत बहुत ही कम होगी, इसकी प्रारंभिक लागत बहुत ज्यादा नहीं आएगी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगा वो कम होगा, क्योंकि इसमें बस डीजल की कुछ मात्रा चाहिए। डीजल जो चाहिए वो सीमित मात्रा में ही चाहिए। ऐसा नहीं है आपका कि जितना कोयला हम भर भर के लाते हैं, आपका जैसे हम लोग कोयला लाते हैं ना, कोयला आपका डेली आपका देखेंगे तो कोयले का आपका ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है, डेली आपका कोयला कई ट्रेनों के माध्यम से आपका जाता रहता है खदानों में। तो वैसे यहां पर डीजल की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डीजल बहुत बड़े लोड को क्षमता देने के लिए इस पावर प्लांट का स्थापना नहीं किया जाता। तो पहला पॉइंट तो यही आएगा कि यह आपका एक बैकअप के रूप में कार्य करता है। बैकअप के रूप का मतलब कि जैसे आपके घर में जो है वो बिजली कई गुल हो गई बिजली, तो आप क्या करेंगे भैया, डीजल पावर प्लांट जो है वो स्थापित करके उससे सप्लाई ले सकते हैं। तो इसका छोटा रूप आपके यहाँ उपलब्ध है। तो इसमें जो आपका प्रारंभिक कीमत आएगी वह कम होगी। तो दूसरा होता है डीजल इंजन को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अरे आप वही हाथ से घुमा के क्या करते हैं, इसको आज स्टार्ट करते हैं। तीसरा कह रहा है डीजल शक्ति संयंत्र को स्टार्ट करने से पूर्व किसी भी प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, डीजल इंजन को अगर स्टार्ट करना है तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे आपका प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए इसको स्टार्ट किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं करते। तीसरा बात करते हैं, एक ही क्षमता वाले भाप शक्ति की तुलना में इसकी उष्मा दक्षता अधिक होती है। हाँ भैया, इसकी जो उष्मा दक्षता होती है वो ज्यादा होती है। अगर हम बात करें एक ही, अगर जितने मात्रा का हमें थर्मल पावर प्लांट बैठाना है और उतनी ही मात्रा का क्या करना भैया, उतनी ही मात्रा का अगर डीजल पावर प्लांट बैठाना पड़े तो इसकी दक्षता जो होगी डीजल पावर प्लांट की डीजल पावर प्लांट की जो दक्षता होगी वो ज्यादा होगी। जल की खपत बहुत कम होती है, सही बात है। जब ये गर्म होता है तो बस उसको ठंडा करने के लिए, इसके पंप सेट को ठंडा करने के लिए, जो इसका जो वाल्वेशन है इसको ठंडा करने के लिए, जो चैम्बर है उसको ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। बहुत जल की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डीजल तेल को स्टोर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये क्या होता है भैया, सरल होता है। आप लोग देखते हैं कि आपकी इच्छा करती है तो भैया इस शादी में आपका डीजल पंप सेट डीजल इंजन सेट लग गया, डीजल जनरेटर लगा हुआ है, पता चला अगली शादी में जाना है, वहां लेकर के खींच के चले गए, तो क्या होता है भैया, इसको बड़े आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जा सकते हैं।
डीजल शक्ति संयंत्र का स्थान लोड के केंद्र पर सरलता से किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसका अनुरक्षण जो व्यय है वो भी कम आता है, इसमें श्रम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी को अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी प्रारंभिक कीमत कम है, ये है आपका। तो ये सारी चीजें हैं आपका, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगला क्या करें भैया, परमाणु रिएक्टर और मॉडरेटर को परिभाषित कीजिए। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक, परमाणु रिएक्टर तो हम आपको बता दें कि परमाणु रिएक्टर क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, जहां पर आपका नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के द्वारा एनर्जी उत्पन्न की जाती है और उस एनर्जी के द्वारा किसी भी टरबाइन को चला करके उसकी सहायता से किसी जनरेटर को घुमाया जाता है और बिजली को पैदा किया जाता है, उसे कहा जाता है आपका नाभिकीय रिएक्टर, उसे नाम दिया जाता है क्या, नाभिकीय रिएक्टर। मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर होता है आपका गति को धीमा करने वाला। नाभिकीय रिएक्टर में जो गति होती है उस गति को धीमा करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, मॉडरेटर का यूज करते हैं। चलिए हम मॉडरेटर के बारे में बात करें। देखो भैया, जब नाभिकीय विखंडन होगा या नाभिकीय संलयन होगा तो उस समय आपका नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया बहुत तेजी के साथ होती है। तो ये तेजी के साथ होने वाली क्रिया जो होती है, इस क्रिया में जो न्यूट्रॉन होता है, वो न्यूट्रॉन बहुत तेजी के साथ एक्टिव होता है। जब जब विखंडन होता है तो 3 न्यूट्रॉन आपके पैदा होते हैं। तो इस न्यूट्रॉन की बमबारी जो होती है, न्यूट्रॉन की बमबारी ही यूरेनियम पर की जाती है आपका। तो ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पैदा होने लगते हैं। तो इस न्यूट्रॉन की मात्रा को रोकने के लिए, न्यूट्रॉन जो है वो आपका अधिक तेजी के साथ अधिक मात्रा में और अधिक उत्पन्न हो रहा है, तो इसको धीमा करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हल्की चीजों का प्रयोग करते हैं। जब हल्की चीजें दी जाती हैं, आपका हल्की चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो न्यूट्रॉन के अंदर जो आपकी उसकी गतिशीलता, जो उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है, वो अपना दूसरे को दे देता है। किसको दे देता है आपका, वो दे देता है हल्की वाली वस्तु को। तो हल्की वाली वस्तु को जब दे देता है तो उसकी गति हो जाती है धीमी। तो ऐसे कौन कौन से मॉडरेटर हैं जो क्या करते हैं भैया, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं। तो ऐसे मॉडरेटर हैं आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसा करता है आपका क्योंकि हाइड्रोजन हल्की धातु है। ग्रेफाइट, भारी पानी, ये सब जो है ये सब के सब आपका हल्के होते हैं और इनको जब इसके ऊपर दिया जाता है, जब ये न्यूट्रॉनों से टकराते हैं तो उसकी गति को क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं आपका। तो इन्हें कहा जाता है आपका मॉडरेटर। जो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करे उसे ही कहा जाता है आपका मॉडरेटर। चलिए भाई अगला बात करेंगे, पीक लोड या बेस लोड क्या होता है। नाम से ही लग रहा है पीक लोड, यानी जहां पर मांग बहुत ज्यादा हो जाए, मांग को पूरा करने के लिए। जब भी मांग में कोई बढ़ोतरी होती है तो इस मांग को पूरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम पीक लोड प्लांट का यूज करते हैं। तो पीक लोड प्लांट में कौन कौन से आते हैं, तो गैस प्लांट आता है, पवन टरबाइन आता है, सौर ऊर्जा आता है और डीजल जनरेटर आता है, जो क्या करता है पीक लोड, यानी जिस तत्काल लोड की जहां पर आवश्यकता हो। जैसे सप्लाई आपके घर में चली गई, सप्लाई घर में चली गई, तो सप्लाई को तुरंत पूरा करने के लिए हमें क्या भैया, हमको डीजल इंजन चला देते हैं या फिर सोलर एनर्जी है तो सोलर एनर्जी से सप्लाई लेने लगते हैं। तो इनको पीक लोड कहा जाता है। बेस लोड क्या होता है भैया, दूसरी बात क्या है बेस लोड की, तो बेस लोड उसको कहते हैं जो लगातार ग्रिड को सप्लाई देता रहता है, जो लगातार निरंतर कार्य करता रहता है, ऐसे लोड को कहा जाता है आपका बेस लोड, जो कि ग्रिड पर जुड़ा होता है आपका। जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, उसके बाद पन बिजली घर हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। तो ये सबके सब जो है वो किस में आएंगे, बेस लोड में आएंगे। और पीक लोड में कौन आएगा, पीक लोड पे वही आएंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वाले होंगे, वो पीक लोड पे आते हैं। चलो भाई तो क्या कह रहे हैं भैया, पहला कह रहा है डिमांड फैक्टर क्या होता है। तो हम बात करेंगे डिमांड फैक्टर के बारे में। तो डिमांड फैक्टर होता है आपका कि जो आपका किसी भी सब स्टेशन पर जो अधिकतम जो मांग है, जैसे आप लोग किसी भी चीज की जो डिमांड करते हैं कि हमको इतनी मात्रा में सप्लाई चाहिए, तो जो अधिकतम मांग होता है और जो उस अधिकतम मांग के द्वारा जो संयोजित भार होता है, जैसे कोई व्यक्ति मांग किया कि भैया हमको 2 किलोवाट की ऊर्जा चाहिए, 2 किलोवाट की एनर्जी चाहिए, या हमारे घर में 2 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, और वो व्यक्ति क्या करे भैया, वो व्यक्ति आपका 2 किलोवाट ना यूज करके उसके ऊपर 3 किलोवाट का लोड दे दे, 6 किलोवाट का लोड दे दे, तो वो क्या होता है, उसको संयोजित भार कहते हैं। और व्यक्ति जो मांग करता है कि भैया हमको इतने किलोवाट की सप्लाई चाहिए, तो वो होता है आपका उसका अधिकतम मांग। और जो मांग के दौरान जो उस पर कनेक्ट किया हुआ अपना लोड होता है, वो उसका होता है संयोजित भार। जैसे आप किसी सब स्टेशन में गए,
सब स्टेशन में जाने के बाद आपने कहा कि हमें क्या चाहिए भैया, हमको हमारे घर के लिए इतनी इतनी चीजें लगी हुई हैं, तो हमको 4 किलोवाट का लोड चाहिए। तो 4 किलोवाट की जो लोड आपने मांगा है वह है आपका अधिकतम मांग। और घर में लगे हुए जितने भी एप्लीकेशन हैं, जब उन एप्लीकेशन को आप सप्लाई पर दे दोगे तो उसे कहा जाएगा संयोजित भार। तो अधिकतम मांग और संयोजित भार के अनुपात को ही कहा जाता है आपका डिमांड फैक्टर, यानी मांग गुणक कहा जाता है। और इसका मान सदैव 1 से क्या होता है भैया, कम होता है आपका। लेकिन सदैव 1 से कम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो 1 से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप डिमांड करते हैं भैया कि हमको 2 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, और क्या करने लगते हैं भैया, उसके ऊपर जो लोड है संयोजित भार जो है 2 किलोवाट से ज्यादा देने लगते हैं। कहीं कहीं क्या होता है भैया, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 किलोवाट का मांग करते हैं लेकिन 1 किलोवाट का यूज करते हैं। तो ये बात होती है किसके लिए, ये बात आपके घर के लिए नहीं है, बल्कि आपका क्या होता है भैया, ये बात है आपका किसी भी ग्रिड के लिए, किसी भी ग्रिड सिस्टम के लिए इसकी बात की जाती है। अगला बात है भैया डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब होता है भिन्नता गुणक। तो भिन्नता गुणक का मतलब क्या होता है, तो जैसे अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मांग होती है, तो इसको कहा जाता है व्यक्तिगत उच्चतम मांग। जो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मांग है, जैसे कोई 2 किलोवाट मांगा, कोई 4 किलोवाट मांगा, कोई 6 किलोवाट मांगा, तो उसे कहा जाता है व्यक्तिगत अधिकतम मांग। और उस समय काल के दौरान, जैसे सुबह के टाइम में कोई व्यक्ति 2 किलोवाट का मांगा है, तो जरूरी नहीं कि वो पूरा यूज कर रहा हो सप्लाई का। कोई व्यक्ति है आपका जो 2 किलोवाट का मांगा है आपका सप्लाई, लेकिन वो दोपहर में बहुत 2 किलोवाट का पूरा यूज कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सुबह के टाइम में जो ऊर्जा यूज की जाती है वह कम, दोपहर के टाइम में ज्यादा, और रात के टाइम में भी कम हो जाती है आपका। और ये मौसम के अकॉर्डिंग भी आपका लोड का मान बदलता रहता है आपका। तो यहां पर आपका जो है वो व्यक्तिगत उच्चतम मांग और जो आपका समकालीन सर्वोच्च मांग है, इनके जो अनुपात होते हैं, इसी अनुपात को क्या कहा जाता है भैया, इसी अनुपात को कहा जाता है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। व्यक्तिगत उच्चतम मांगों तथा समकालीन सर्वोच्च मांग के अनुपात को ही कहा जाता है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रिड और राष्ट्रीय ग्रिड को समझाइए। क्षेत्रीय ग्रिड क्या होता है। क्षेत्रीय ग्रिड नाम से ही लग रहा होगा आपका कि ये जो होगा आपका आसपास के क्षेत्रों में होगा, यानी कोई आपका एक एरिया होगा, उस एरिया पर कई ट्रांसमिशन लाइन आकर के आपस में जुड़ी होंगी, तो उसको कहा जाएगा क्षेत्रीय ग्रिड। लेकिन राष्ट्रीय ग्रिड किसे कहेंगे, जब कई क्षेत्रीय ग्रिडों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा राष्ट्रीय ग्रिड। क्षेत्रीय ग्रिड किसे कहते हैं, तो क्षेत्रीय ग्रिड कहते हैं जब कई ट्रांसमिशन लाइन किसी पॉइंट पर आकर के जुड़ती हैं तो उसे कहा जाता है क्षेत्रीय ग्रिड। और जब कई क्षेत्रीय ग्रिड एक जगह पर आकर के जुड़ती हैं तो उसे कहा जाता है आपका राष्ट्रीय ग्रिड। ठीक भाई, ये उसका फिगर है, देख लीजिएगा, आप लोग एग्जाम में बना लीजिएगा, हमने सबको पीडीएफ भी सेंड कर दिया है। अगला क्या करें भैया, अगला कह रहा है आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो अभी गैस टरबाइन के बारे में हमने पीछे ही बताया है कि गैस टरबाइन क्या होता है। गैस टरबाइन के बारे में वैसे हम बता भी देते हैं कि नाम से लग रहा है कि इसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर किसका दिया जाएगा, गैसों का प्रभाव दिया जाएगा। जब टरबाइन के ब्लेड के ऊपर गैसें बहुत तेजी के साथ पड़ेंगे तो ये गैसें जो हैं वो टरबाइन को क्या करेंगे, घुमाएंगे टरबाइन के ब्लेड को। जब टरबाइन की ब्लेड घूमेगी तो वो यांत्रिक ऊर्जा को पैदा करेगी, और यांत्रिक ऊर्जा जब जनरेटर पर पड़ेगी तो वह आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करेगी। तो ऐसे पावर प्लांट को ही कहा जाएगा क्या भैया, गैस पावर प्लांट या गैसी पावर प्लांट। और इसमें गैस के रूप में किसका यूज करेंगे, तो इसका यूज आपका क्या करेंगे भैया, इसका यूज आपका अलग अलग स्थानों पर करेंगे, जैसे पावर जनरेशन में करेंगे, ऑयल या गैस इंडस्ट्री में करेंगे, या फिर आपका एविटेशन में करेंगे, या फिर आपका मरीन एप्लीकेशन में करेंगे। तो इन सभी जगहों पर किसका यूज करेंगे, गैस टरबाइन का यूज करेंगे। गैस टरबाइन का लक्षण अगर पढ़ना चाहें तो जाहिर सी बात है आप पढ़ सकते हैं। जब मरीन एप्लीकेशन में हो रहा है, यानी समुद्र के अंदर आपका जो पनडुब्बी है उसके अंदर हो रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा भारी होगा नहीं। उसके साथ ही साथ आपका जो इसका वेट होगा वो कम होगा, इसकी प्रारंभिक कीमत जो होगी वो कम होगी, ये छोटा होगा, ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर खूबियां। तो आप इसको एक पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, सरलता से मिल जाएगा आपको। तो यही सब आपको मिलेगा इसके अंतर्गत।
अगला क्या कह रहा है भैया, अगला कह रहा है आपका सौर ऊर्जा पर एक विस्तृत नोट लिखिए। तो सौर ऊर्जा पर एक विस्तृत नोट का मतलब हो गया ये कि आप लोग अपने घरों में देखे होंगे सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी का मतलब आपके घरों में एक पैनल होगा, सोलर पैनल, जो छत के ऊपर लगा होगा, जिसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा होगा, और प्रकाश के पड़ने की वजह से जो आपका पीएन जंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है फोटोवोल्टाइक सेल, वो फोटोवोल्टाइक सेल में आपका जो प्रकाश ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रही होगी, और उस विद्युत ऊर्जा से जो है आपका वो बैटरी चार्ज हो रही होगी। तो यहां पर आपका जो सोलर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी में सूर्य की प्रकाश जो है वो सूर्य की प्रकाश कहां पड़ती है, तो सूर्य की प्रकाश पड़ती है आपका किसी फोटोवोल्टाइक सेल के ऊपर, या सौर तापी सेल के ऊपर, या सौर हीटिंग एलिमेंट के ऊपर पड़ती है, जिससे वह क्या करती है भैया, उस आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और जब वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है तो उस विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है कहां, किसी बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी के रूप में। और जब आपका आवश्यकता पड़ता है तो उसी स्टोर की गई केमिकल एनर्जी को भैया क्या करते हैं, हम दोबारा आपका यूज में लाते हैं, तो वह केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है, और वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सारे एप्लीकेशन को क्या किया जाता है भैया, सारे एप्लीकेशन को स्टार्ट किया जाता है आपका, या सारे एप्लीकेशन को रन कराया जाता है, ऑपरेट कराया जाता है आपका। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका जो 2022 का सरण था वो 2022 का सरण खत्म हो गया। कोरोना काल आ गया था बीच में, जिसकी वजह से ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। तो 2022 के बाद जो अगला सेट है वो है किसका भाई, 2019 का हमारे पास सेट है। तो 2019 के सेट में क्या पूछा है, तो पहला ही क्वेश्चन पूछा है, जल विद्युत संयंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, यानी हाइड्रो पावर प्लांट के भिन्न भिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो मैंने हाइड्रो पावर प्लांट आपको अच्छे से पढ़ाया है, जिससे इसके बारे में बताने की ज्यादा आवश्यकता हमको है नहीं। अगला कह रहा है तापी संयंत्र में राख निस्तारण की विभिन्न पद्धतियों को समझाइए। तो हमने राख निस्तारण के बारे में भी बात किया था कि राख की ढुलाई कैसे की जाती है, किस तरह से राख को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ढोया जाता है। तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखो भैया, जितना हमने आपको पिछले वाले में बताया था उससे रिलेटेड आपको यहां पर क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपका। अगला है आपका टर्बो अल्टरनेटर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो यहां तक हम आपको बात कर चुके थे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे पहले के स के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।